वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो फिल्म मेकिंग के हर एंगल को कवर करता है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसे राइटर डायरेक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। तो प्लीज वेलकम आलोक उपाध्याय। नमस्ते जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आइए आइए, थैंक यू। आज आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो यार। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। एक्चुअली आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नहीं, मैं भी बड़ा इंतजार कर रहा था। मुझे बताया गया कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो मैं थोड़ा सा घबराया भी हुआ था कि यार हम लोग कैमरे के पीछे के लोग हैं, आगे आके क्या ही बोले। तो आप पूछिए, जो भी आपको पूछना है शुरू करें। आलोक जी, आपसे सबसे पहला सवाल, आप इलाहाबाद से मुंबई कब आए और वो क्या मोमेंट था जिसने आपको डिसाइड करने पे मजबूर किया कि आपको फिल्म मेकिंग करनी है? एक्चुअली ऐसा कोई वो नहीं था कि पर्टिकुलर वो की, लेकिन कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही आना है। मैं इलाहाबाद में पल बढ़ रहा था, अच्छा भला था। एक पिक्चर रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1978 को, मुकद्दर का सिकंदर। तो मेरे जो बाबा जी थे, मेरे पापा के चाचा जी, वो एक्साइज में कलेक्टर थे। तो हम लोग जहाँ पे किराए पे रहते थे, बाबा और दादी, मैं उनके साथ रहता था। पापा, मम्मी और बाकी भाई शिफ्ट हो गए थे। वो लोग अल्लाहपुर चले गए थे, नई जगह, बाघमपुरी हाउसिंग स्कीम, नए मकान। तो बाबा हर संडे को मुझे लेके जाते थे कि चलो पापा से मिला देते हैं, मम्मी से मिला देते हैं। उनको ये लगता था कि यार बच्चे को फील ना हो। तो हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में पायल टाकीज पड़ता है। तो पायल टाकीज में हम लोग गए, तो वहाँ पे मुकद्दर का सिकंदर का पोस्टर लगा हुआ था। और मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन साहब हरे रंग की पाइपिंग की शर्ट पहने, मुझे आज भी याद है, वाइट कोट, और बाल वाल उनके बड़े अच्छे हैं, और ऐसे गन लेके खड़े हैं बड़े गुस्से में। और उसके बगल में विनोद खन्ना सफेद रंग का कोट पहन के और ऐसे हाथ कर रहे हैं, पूरे बॉडी पे उनको लाल मार्क पड़े हुए हैं, गोली लगी है। और रेखा जी खड़ी हुई, कान में बाली वाली डाल के, एकदम उमराव जान वाले। अब बगल में राखी जी दो चोटी बनाए, पिंक कलर की फ्रॉक पहने, नहीं ऐसा कुछ बोलते हुए। तो मैंने वो पोस्टर देखा और रिक्शे पे एक्साइटेड हो गया। मैंने बाबा से कहा यार ये पिक्चर देखनी। बोले बेटा पागल, इतनी भीड़ देख रहा है? कहा इतने कहाँ जाएंगे हम लोग, मतलब इतनी भीड़ है, लोग ब्लैक में टिकट लेंगे। मैं कहा नहीं, मेरे को तो देख। उतर गया रिक्शे से। अब उस जमाने में टिकट के रेट्स बड़े सस्ते होते थे। ₹2.5 का आगे का होता था, 3.75 पीछे का होता था, बालकनी 4.5 की। तो 4.5 का टिकट हमने ₹10 में खरीदा, ब्लैक में। वो परसेंटेज वाइज आप सोचो तो डबल ट्रिपल। अगर आज का 250 है तो ₹500 का ब्लैक हो गया, 500 का टिकट है तो 1000 का ब्लैक हो गया। वैसे तो लेके ऊपर गए, बैठे बैठे हम भी बड़े एक्साइटेड में बैठे कि बाबा के साथ पिक्चर देख रहे हैं। तो उसमें एक पिक्चर चलती रही। अचानक एक सीन आया कि वो जो अमिताभ बच्चन जब छोटे होते हैं, तो उनके बच्चे मयूर, मास्टर मयूर, और उनकी एक बहन का रोल किया था जिसने भी, वो लोग कब्रिस्तान में, उनकी माँ मर गई है और वहाँ एक बाबा आ जाते हैं। बाबा बस कादर खान। तो कादर साहब बोलते हैं कि किसी कब्र पे रो रहे बच्चों, चारों तरफ देखो, इस शर खामोशी मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। अरे मौत से किसको रिश्ते गारे जिनकी तो कल हमारी बारी। द वे ही वाज सेइंग, मैं इसे देखे जा रहा था, 8 साल का लड़का, इसे देखे जा रहा हूँ कि यार बात तो सही करा। दुख में हंसते हो तो सुख में हंसते हो, दुख में क्या कहे लगाओ, जीने का अंदाज बदल जाएगा बेटे, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग। चलता रहा। अचानक बोले हंस बेटा हंस हंस। वो माँ की वहां पे कब्र पे खड़े हैं और हंसना शुरू हो जाते हैं। और हंसी के बीच में जब वो लगा हे, बच्चे हंस रहे, अचानक बॉम्बे के शॉट शुरू हो जाते हैं और कल्याण जी, आनंद जी एंटर हो जाते हैं। टरेंग 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 टरेंग, रोते हुए आते हैं सब। और वो देखते देखते मैं बर्बाद हो चुका था। मेरा डिसाइड हो गया था कि मुझे भी जिंदगी में ऐसे ही कुछ करना है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि यार मैं भी यहाँ जाऊं, ऐसे ही कुछ। बाइक, मैं हीरो नहीं बनना चाहता था, कभी नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था। तो वो जो मोमेंट क्रिएट हुआ था ना, वो एक सीन के जरिए वो आपके दिल में बस गया, वो आज तक रहा। तो लेटर ऑन मैन आई मेट कादर भाई अंगार के सेट पे, मैंने बोला कि मुझे बर्बाद करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? मैं कहा आप ऐसा लिखते हो तो हम चले आए यहाँ, क्या बुराई है, करो, अच्छी अच्छी लाइन। तो ऐसा हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप मुंबई आए थे तो क्या आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स थे या सब कुछ आपके लिए नया था? मतलब किसी ने आपको गाइड किया था या फिर ये सब आपने खुद किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम तो दिल्ली गए थे और घर से झूठ बोल के आए थे। हमने तो टिकट करा ली थी, एक दोस्त ने करा दी थी, थोड़े पैसे भी दे दिए थे। तो हम दिल्ली से यहाँ, अच्छा दिल्ली का भी एक एक्साइटमेंट क्या था कि ट्रेन जो थी 9 तारीख की थी दिल्ली से, 8 को वो पंजाब से चलती है। मुझे लगा टिकट में 8 लिखा है तो 8 ही तारीख है। मैं सुबह सुबह उठ के पहुंच गया, ट्रेन में चढ़ गया, तो पता लगा मेरा डब्बा नहीं मिले, वो सीट नहीं मिले। बोले कोई और बैठा है। मैं कहा भाई ये मेरी है। बोले नहीं, आपकी ट्रेन कल आएगी,
आज नहीं है, तो मुझे उतार दिया गया रास्ते में। तो उतर गए, फिर घर गए, तो जिनके यहाँ रुके थे हमारे जीजा जी के भाई थे छोटे, तो बोले तुम फिर आ गए यार, अभी तुम गए नहीं मुंबई? मैं बोला हाँ फिर आ गए, कल फिर जाएंगे सुबह। तो फिर कल नींद खराब करेगा यार। तो ऐसे आए, तो उसमें क्या होता था कि पहले मैगजीन आती थी मायापुरी और ये सब आती थी, तो नीचे ना एड्रेस दिए रहते थे एक्टर के, बड़े बड़े मेकर्स के। तो मैं लेटर लिखा करता था, राज कपूर को लिख दिया कि मतलब, राज कपूर तो नहीं थे उस वक्त, तो मुकुल आनंद को लिख दिया कि मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, मुझे पिक कर लेना। हमें अच्छा। लगता था जैसे मतलब राहुल रवेल बड़े डायरेक्टर थे या मनमोहन देसाई, तो मैं ऐसे लेटर लिखता रहता था उन लोग को कि हम आ रहे हैं फलाने तारीख को, हमें पिक कर लेना स्टेशन से। तो हमें लगता था जैसे हम लोग के मामा चाचा सब लिखते हैं ना कि भाई गुड्डू को भेज देना, पप्पू को भेज देना, तो ऐसे वो लोग भी आ जाएंगे स्टेशन पे, हमें पिक करेंगे। मुझे तब बॉम्बे कितना बड़ा है मैं अंदाजा भी नहीं था, तो हम छोटे शहर से आते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं, तो बॉम्बे में तो एक एरिया में 10 लाख और 20 लाख लोग रहते हैं। सही बात। एक लोकल ट्रेन में होते हैं। हाँ, तो जब ट्रेन आके रुकी और मैं उतरा, तो मेरा तो शरीर चकरा गया, कि लगा शहर ही खाली हो रहा है, चले ही जा रहे हैं लोग, चले ही जा रहे हैं। और वो मिला तो मैं बाहर निकला, तो जाऊं कहाँ, किसके यहाँ जाऊं? एक मामा जी का एड्रेस लेके आया था, मेरे एक मामा जी। तो मैं सीधा वीटी से निकला और गेटवे ऑफ इंडिया तक चला गया। गेटवे ऑफ इंडिया पे गया, मैं सोचा तो बॉम्बे ही खत्म हो गया, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बॉम्बे ऐसा है, बॉम्बे वैसा है, यहाँ तो बॉम्बे ही खत्म हो गया, तो करूँ क्या? किसी से पूछा कि मेरे एक मामा जी हैं, भोला भाई देसाई रोड रहते हैं, इधर से जाने का, उधर से लेफ्ट मारने का, उधर में बस आएगा, उधर से बस लेने का, 64 नंबर बस है, उसमें घुस जाने का, ये जाने क्या क्या बताया। तो मैं 64 नंबर समझ में आया, 62 नंबर, तो वो लेके कुछ गया हुआ, उन लोगों को भी पता नहीं था कि एक मुसीबत आ रही है, वो भी बेचारे बॉम्बे में। बाद में मुझे समझ में आया कि किसी को रखना कितनी बड़ी मुसीबत है। तो आ गया, तो फिर घूमने लगा बॉम्बे इधर उधर। तो एक बार ना मैं वीटी जा रहा था, क्रिकेट भी खेलता था थोड़ा, तो मुझे लगा वीटी जाना है, तो मैं मुलुंड में किसी के यहाँ शिफ्ट हो गया था। मुलुंड से आया, 396 बस नंबर मुझे मेरी ईस्ट पे छोड़े, और मैं वापस आया। मैं कहा वीटी कौन सी ट्रेन जाएगी? तो यूपी में क्या होता है, किसी भी बात के लिए ना हाँ में सर हिलाते हैं कि सर ये काम है, हाँ ये नंबर सही है, हाँ ये ट्रेन सही है, हाँ। बॉम्बे में बरोबर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे मुंडी करते, बोलते बरोबर है। मैंने बोला ये ट्रेन चर्चगेट जाएगी? बोला मुझे लगा ये नाम ही मुंडी हिला रहा है। मैं सामने वाली ट्रेन में चढ़ गया कि शायद ये जाएगी। वो ट्रेन चर्चगेट जाने की जगह गोरेगांव चली गई, और गोरेगांव में मैं उतरा तो ईस्ट में ही उतरा। बाहर निकला तो 396 डबल डेकर खड़ी हुई थी, जो उस पर चित्र नगरी लिखा था। अब दिल में बड़े फुहारे, अरे यार मैं तो कभी चित्र नगरी गया नहीं, तो सारी बस जा ही रही है, तो चलो चढ़ के चले ही जाते हैं, क्या है। आई वेंट टू फिल्म सिटी। तब फिल्म सिटी में ये इतनी सुरक्षा और ये सब नहीं था, वो बस सीधे अंदर जाती थी। ये है 13 दिसंबर 1991 की बात। तो मैं चला गया, तो वहाँ पे प्रेम दीवाने की शूटिंग चल रही थी। विवेक मुशरान, माधुरी दीक्षित और सचिन, और ये उधर रूप की रानी, चोरों का राजा सतीश कौशिक। मुझे लगा यार असिस्टेंट बन जाता हूँ मैं किसी। मैं सतीश कौशिक के पास गया, क्योंकि उनको मैं पहचानता था, उन्होंने वो रोल किया था ना, कैलेंडर वैलेंडर सब किए थे। तो मैं सोचा कि नाम ही भूल गया, मुझे लगा इनका नाम कैलेंडर है, फिर डर लगा साला कैलेंडर बुला दूं तो लड़ाई हो जाएगी। मैं क्या, मैं सर, हाँ बोलो भाई। मैं कहा सर असिस्टेंट बनना। अरे यही खत्म नहीं हो रही यार, कहाँ असिस्टेंट रखेंगे, जब ये खत्म हो जाएगी तो दूसरी में देखेंगे, अभी तुम जाओ। तो डांट डूट के भगा दिया, बड़ा बुरा लगा। फिर एक आदमी को देखा मैंने, काले रंग का ड्रेस पहने, काली दाढ़ी, सब उनके अयप्पा डेज चल रहे थे, शायद बाद में मुझे समझ में आया। शशिलाल नायर एक डायरेक्टर थे, अंगार पिक्चर बनी। तो वो आए, और मैंने बोला सर मेरा नाम आलोक है, मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने सीधे ऊपर से नीचे देखा, 6464032, एक नंबर उन्होंने बोला। और मैंने माइंड में रख लिया, बोला अभी 2 घंटा बाद मेरे को मिल, बोल के चले गए। सोचा यार ये 2 घंटे बाद मैं कैसे मिलूँ, क्या करूँ। देन हाउ स्टोरी स्टार्टेड, आई मेट हिम एंड हाउ थिंग्स। आलोक जी, आपको पहले से पता था कि आप राइटर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या इंडस्ट्री में आने के बाद आपने डिसाइड किया? नहीं, इनिशियली तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेलता था, और मुझे लगता था मैं महान क्रिकेटर बन जाऊंगा, मेरा नाम आएगा तो पापा डांटना बंद कर देंगे, पैसे आएंगे, ये वो बहुत लफड़े रहते थे। उसके बाद क्रिकेटर के लिए मैंने बैट पैड इतना खरीद लिया था कि फिर क्रिकेट से संन्यास लेना भी उस समय उचित नहीं था कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूँ। हाँ, क्रिकेट में रुचि बहुत थी। क्रिकेट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि इलाहाबाद था, छोटा शहर था, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत बड़ी तोप समझते थे कि भाई ये अरुण सिंह हैं, ये हमारे विनोद पांडे हैं, और ये विनय विजय सोनकर और गिरधारी मिश्रा जो बहुत तेज बॉल करते हैं।
उसके बाद 1983 में वेस्ट इंडीज की टीम आई थी। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत गई थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम हारने के बाद आई, तो हमने जिंदगी में सामने से मैल्कम मार्शल, गॉर्नर, होल्डिंग, इनको देखा, और हमारी ड्यूटी लगती थी बॉल उठाने के लिए ग्राउंड पे। तो उसके बाद जो हालत हुई, उन लोग को देख के लगा कि हम तो पता नहीं किसी गलतफहमी में जी रहे थे कि हम ही फास्ट है, हम ही तो राक्षस तो ये लोग हैं। तो उनके वजह से डर गए कि अब क्रिकेट पे तो करियर नहीं बनाना है, अगर इन लोग के सामने खेलना है तो क्रिकेट तो गई खेलने। हालांकि बाद में राशिन दुगरपुर वगैरह से मिले, अच्छी क्रिकेट खेली भी, पर दिमाग ये लगा रहा, क्रिएटिव माइंड था, पढ़ाई लिखाई बहुत थी, क्योंकि इलाहाबाद में जहाँ हम रहते थे उस शहर में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त थे, महादेवी वर्मा थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ हर्ष, सुमित्रानंदन पंत, और पिटाई की वजह से ना पढ़ाई भी बहुत की, मतलब कि रट डालो तो हिंदी ही सबसे आसान थी, इंग्लिश तो और टफ थी। तो हिंदी में पढ़ते थे तो पता चलते थे कि नहीं, इन्होंने भी ऐसे ही गुजारा किया है। तो पढ़ाई लिखाई जो वो की थी, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम आएगी ये नहीं पता था, बट पढ़ाई लिखाई थी। तो करना क्या था, राइटिंग और डायरेक्शन, कि हमको एक्टिंग तो आती नहीं थी, और एक्टर सब खूबसूरत अच्छे हैंडसम लोग बनते हैं, आप हो, ये खूबसूरत हैं, तो आप लोग एक्टिंग वैक्टिंग सोचो तो समझ में आता है। मेरे जैसे आदमी को एक्टिंग तो नहीं समझ में आ सकती। अप्रिशिएट करते थे कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर पहले दिन पहला शो, लड़ के भिड़ के मर के चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसके बाद लगा कि हमारे चेहरे पे एक्टिंग तो नहीं जाएगी, तो मैं कैमरे के पीछे वो माहौल क्रिएट कर सकता हूँ जिसने हमें पागल किया था, जो कादर भाई, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई या यश जी करते थे। ऐसी चांदनी देख के उन्होंने श्रीदेवी के लिए मुझे पागल कर दिया था। मुझे लगता था मेरी शादी श्रीदेवी से ही होगी। चांदनी के पोस्टर वोस्टर लगे थे। एक दिन पापा कमरे में आ गए, वो आखिरी दिन था जब मैं पोस्टर लगा पाया था कमरे में। उसके बाद तो बॉम्बे आया तो कुछ ये डिसाइड था कि मैं कैमरे के पीछे रहूंगा, ये नहीं डिसाइड था कि मैं कैमरे के आगे जाऊंगा। अपने को इस लायक नहीं समझता था। और आप सामने आना चाहो या पीछे आना चाहो, तकलीफें तो अपनी अपनी स्ट्रगल है, हर चीज की है। हर चीज में स्ट्रगल है। अच्छा, उस वक्त मुंबई आके आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? अकोमोडेशन, काम, या फिर नेटवर्किंग? सब। सब। पहली बात तो मैं शहर को ही नहीं जानता था। शहर मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा ये भी नहीं पता था, और एक शहर में इतने लोग हो सकते हैं ये तो दिमाग में ही नहीं था ना। हमको तो इलाहाबाद में जब वो ट्रैफिक होती थी तो 4 गाड़ियां होती थी, कोई सिग्नल मानता नहीं था, तोड़ के निकल जाते थे। यहाँ तो जब सिग्नल होता है तो हमको तो रोड नहीं क्रॉस कर सकते। मैं पहली बार मैरिन ड्राइव पे रोड नहीं क्रॉस कर पाया। मुझे लगा ये कौन सी जगह है यार, इतने लोग कर क्या रहे, जा कहाँ रहे हैं, शहर क्यों खाली हो रहा है। जब चर्च गेट पे खड़ा हुआ तो इतने लोगों के बीच आपको आइडेंटिटी बनाना तो बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, रिश्तेदार भी आपके कितना ही आपको रखेंगे, कितना ही साथ देंगे, उनको भी तो अपनी जरूरतें हैं। ये सब बातें मुझे बाद में समझ में आई। उस वक्त तो मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने उनका घर छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग जहाँ पे थे थोड़ा दूर थे। मदद की उन लोगों ने, जितना जो कर सकता था उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर किया, और समझाया भी कि बेटा वापस चले जाओ। बट दोस्ती यारी रिश्तेदारी ये सब काम नहीं आती। वंस यू आर, आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ बनना है, तो बनना तो है, लेकिन फिर खाना भी है, फिर रहना भी है, फिर चलना भी है, फिर पैसे भी चाहिए, और इसका कोई सपोर्ट सिस्टम था नहीं। तो मुझे याद है कि गैर लोग कुछ थे, जो मैं जब स्टेडियम में क्रिकेट खेलता था, जिन दिनों आया था एक बार बॉम्बे पहले भी, तो क्रिकेट जहाँ खेलता था वो स्टेडियम का जो गेटमैन था, बेबॉन स्टेडियम का, उसने बोला कि आप ना हमारे जहाँ हम लोग सोते वहाँ सो जाओ। तो एक खाट दी हुई थी, खाट के नीचे मैंने बैग रख दिया और उस खाट के नीचे सो जाता था। वो लोग पैसे नहीं लेते थे। फिर चर्चगेट स्टेशन के सामने एक भारत कैफे वाला है, मैं भारत कैफे जाता था, तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे कि मैं खाना खा लूँ, कुछ कर लूँ। तो वो 5 पूड़ी और सब्जी और 1 कप चाय सुबह अपनी ओर से दे देता था कि आलू जी ये आप ले लो, इसका पैसा नहीं लगेगा। तो वो सब मोमेंट्स थे जो बहुत अच्छे भी थे, और स्ट्रगल में हुआ। बट जरूरी थोड़े कि सबका नसीब मेरे जैसा हो कि सबको एक भारत वाला मिल जाए या एक वॉचमैन मिल जाए। तो हमारी शिकायत घर पे भी नहीं कर सकते थे, अपने मन से आए थे। तो खाना पीना रहना ये सब दूसरे की मेहरबानी पे हमारे अपने ऊपर। तो तकलीफें तो थी, कभी कभी बगैर खाए गुजर जाता था। अच्छा, थोड़ा सा हम पढ़े लिखे घर से आते थे तो हमें पता था बिना टिकट पकड़े जाएंगे। तो चर्च गेट से बैंड्रा तक हम पैदल आते जाते थे, मार्च अप्रैल मई इसकी गर्मी में। वो हमारे डायरेक्टर को पता नहीं था, शशिलाल नायर को। जिस दिन उन्हें पता चला कि आता है, उस दिन उन्होंने बोला बेटा तू ऑफिस में रहे बैंड्रा में। ये भी दूसरे की मेहरबानी है, मेरा अपना उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो मैं ये बोलता हूँ कि सबका नसीब भी मेरे जैसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिले। फिर उन्होंने पहली बार मुझे 50 रुपए पर डे शूटिंग के देना शुरू किया, तो मुझे लगा कि हाँ, उसमें से भी हमारे जो सीनियर्स थे 10-10 रुपए वो लोग भी ले लेते थे सिगरेट पीने के।
मैं दे भी देता था, मैं चलो ले लो। तो पहली बार इलाहाबाद गया तो शशिलाल नायर ने मुझे 500 रुपए दिए, मुझे याद है अच्छी तरह। और उस 500 रुपए का मुझे ऐसा लगा था मैं 5 लाख रुपए कमा के पापा के पास जा रहा हूँ। आई फेल्ट दैट गुड। स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो अपनी है, अगर तो टॉर्चर तो लेकिन रहता है। पैशन बहुत था आपको आपके अंदर इस काम हाँ, को कि लेके। कहीं भी कुछ भी खा लो, कहीं भी सो जाओ, कैसे भी चले ये जाओ। बहुत जरूरी है। हाँ, वो अंदर लोहा होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होएगा तो आप मंजिल तक तो नहीं तो एक पहुंच तरीके से मुंबई शहर ने आपको वेलकम भी किया, मतलब आप आए, आपको ये सब मिल गया। हाँ, मुझे मजा बहुत आता था। मैं लोगों की शक्लें देखता था, लोगों की भाषा, भाषा की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। अब मैं पहली बार जब निकला सोचा कि गला खराब है, मैं अदरक ले आऊं, तो मैं हल्दी ले आया। मेरे को पता ही नहीं चला कि कच्ची हल्दी है, क्योंकि नाम नहीं पता है कि क्या बोल देगा। पोटैटो बोल रहा है, आलू को वो बटाटा बोल रहा है, और प्याज को वो कांदा बोल रहा है। तो मैंने बोला कि अदरक को जाने ही क्या बोल दे। मैंने कहा भाई ये दे दे 50 ग्राम। ले आया, कूट के चाय में डाला तो पूरी चाय पी ली। ये वाकया मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, आप भी शिकार है। हम भी शिकार हैं। तो ऐसा हुआ, बट ठीक है, दैट्स ऑल जर्नी। हर चीज एंजॉय करनी चाहिए। 0 से 100 तक जाना है तो आप 0 भी एंजॉय करो, 1 भी एंजॉय करो, 2 भी करो। सिर्फ 100 एंजॉय करने के लिए आप पैदा हुए हो, ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं। बिल्कुल। लाइफ के हर स्टेप को एंजॉय करना चाहिए। दैट्स द मेमोरी ना। आपकी पहली जॉब क्या थी इंडस्ट्री में, और वो कैसे मिली, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस जॉब को लेके? एक्चुअली पहला दिन तो ऐसा था कि जो लोखंड वाला जहाँ रहते हैं ज्यादातर लोग, तो ओशिवरा पुलिस स्टेशन के पहले आदर्श नगर का सिग्नल है, वहां से पूरा कच्चा रास्ता था पीछे, बैक रोड वगैरह सब, नई नई बिल्डिंगें बन रही थी, सब खाली थी। तो हमको एड्रेस दिया गया कि यहाँ पे सीन शूट होगा, तुम आ जाओ। और मैं किसी तरह से पहुंचा, आदर्श नगर उतरा, पूरा खाली, कोई जगह ही नहीं, पैदल चलते चले जा रहे, शूटिंग किधर है, शूटिंग किधर है। एक कच्ची जगह पे जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर का सीन था। तो वहां पे पहुंचा, तो ये शायद था 15 या 16 दिसंबर 1991। हाँ, तो मैं भी मतलब 20 साल 21 साल का मैं भी चला गया, और वहाँ बड़ा देखा कि जूनियर आर्टिस्ट इकट्ठा हैं, तो मुझे लगा ये सब एक्टर है। लेकिन बाद में बताया जैकी श्रॉफ है। तो मैं पहली बार जैकी श्रॉफ और नाना को देखा, तो नाना से तो मेरे को डर ही लग रहा था कि पता नहीं गुस्सा उस्सा नहीं कर दे, ये तो अजीब आदमी, आग वाग लगा देता है, मार ही देता है, वैसा डर लाइफ में रहता है ना। जैकी श्रॉफ को देखा तो लगा ये आदमी जो है सही है। तो शशिलाल नायर ने बोला कि ये मेरा नया असिस्टेंट डालो। तो जगह बड़ू कैसा है, तो मैं पहली बार बड़ू सुना मैंने लाइफ में। बड़ू शब्द जो है ये नाना से मिला, तो उसने सीधा पूछा खाना खाया, 11 बजे ही पूछ लिया। तो मैंने बोला नहीं सर, खाना अभी नहीं खाया है। अच्छा अच्छा, दूर खड़े हो जा, पकाना मत। मैं दूर चला गया, खड़ा हो गया। तो मैंने पहली बार शूटिंग देखी, तो मुझे कैमरा ही पता नहीं था, कैमरा रखा होता है तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है। बट मेरा काम जूनियर आर्टिस्ट को हटाना था। तो हटा मैं जूनियर को रहा था, देख जैकी और नाना को रहा था कि अरे यार, मुझे अमिताभ बच्चन से भी तो मिलना है, मुझे इनसे भी तो मिलना है, मुझे रेखा जी से भी तो मिलना है। ये तो ठीक है, मतलब मिल गए ये लोग। ये सब घटना घटी। तो शशिलाल नायर पैकअप के बाद मेरे जूनियर आर्टिस्ट हटाने के जो उससे थे बड़े इंप्रेस हुए कि अच्छी हिंदी में हटाया। तो उन्होंने कहा कल दोबारा शूटिंग है, तुम आ जाना। फिर आई वाज सो एक्साइटेड कि चलो हमारे डायरेक्टर को हमारा काम पसंद आया, फिर से बुलाया। अच्छा, ये बताइए आलोक जी, जब आप किसी बड़े एक्टर से मिले तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी? क्या आप नर्वस फील कर रहे थे या फिर कोई एक्साइटमेंट था? दोनों था, क्योंकि इन लोगों को हमने पर्दे पे देखा हुआ था ना, और आज की तरह मोबाइल नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो हमारे लिए तो हर एक्टर एक रहस्यमयी आदमी होता है कि लगता है कि ये जो लाइफ पर्दे पे जीता है, यही लाइफ वो पीछे भी जीता है। तो सबसे पहले आप किसको मिले? जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर। अच्छा, ये जो आप सेट पे मिले थे। हाँ, जो सेट पे मिला। और ओके। नाना से तो बहुत डर गया था मैं कि पता नहीं विलेन की तरह आग वाग नहीं लगा दे, मार नहीं दे। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जैकी भी अच्छे से मिले, लेकिन उन लोग को कहाँ याद रहता है, दिन में 50 बार मिलते हैं। हमारी जिंदगी का पहली बार था तो हमें याद था। उसके बाद डिम्पल कपाड़िया वो पहली हीरोइन थी, और नीना गुप्ता जिनको मैंने सेट पे देखा, नीना जी। और आई एम सो सॉरी नीना जी और डिम्पल जी, माफ कीजिएगा, मैंने पहली बार उनको स्मोक करते देखा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक खूबसूरत औरत स्मोक कर रही है, क्योंकि हम जिस कल्चर से आते थे हमें लगता था कि वो, तो मैंने अपने दोस्त को एक्साइटमेंट में जाके स्टडी किया, अबे पता है नीना गुप्ता और डिम्पल कपाड़िया स्मोक कर रही थी। तो बोला उधर पीछे जो बांध के पास ठकुराइन रहती है वो बीड़ी पीती है, तुमको पता है वो बिहार की है। तो बिहार की औरतें सब काम करना है, पीती। तो सारा एक्साइटमेंट मर गया कि हटाओ यार।
कौन सा नया वो बताया। फिर उन लोगों ने भी इज्जत से बात की, प्यार से बात की, तो मुझे पहली बार ये शौक होता था कि इनको भी हिंदी आती है, ये भी हमारे जैसा सोचते हैं। ये भी तो पूरा निरीक्षण करता था कि ये लोग भी वही खाना, रोटी और दाल ये भी खा रहे हैं। तो ऐसा हो गया, ऐसे एक्टर का इम्प्रेशन धीरे धीरे हो गया। आपके करियर का एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आप कभी नहीं भूल सकते। बहुत किस्से हैं और बड़े अमेजिंग। उसमें से जैसे अमरीश जी एक आदमी थे, अमरीश पुरी साहब। तो अमरीश पुरी साहब ना बहुत विलेन थे दुनिया के लिए। मैंने एक बार अपनी मौसी को बोला अमरीश पुरी से मिलो, बोले चक्कू मार देगा, तब तो हम चुप हो गए, क्या ही बोले। वो बड़े सीधे आदमी थे अमरीश जी, थे विलेन, आदमी बहुत सही। तो उनका ये होता था कि मुझे देखते ही उनको जोक याद आने लगता था। जैसे ही मुझे देखते थे, अरे भाई लोग, एक बार एक सरदार सीगा, अरे मैं बोला सर, तो वो उनका चालू हो जाता था। तो वो जब तक जोक सुनाते थे, क्योंकि मुझे ना हंसी के दौरे पड़ते हैं। मैं जब हंसना शुरू होता हूँ तो इतना हंसता हूँ कि मैं लेट जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, मतलब अजीब हालत हो जाती है, मुझे दौरे पड़ते हैं। और ये दौरे थिएटर में 2-3 बार ऐसे भी हुए हैं कि मतलब आई पास यूरिन ऑल्सो, इतना ज्यादा। तो मैं थिएटर छोड़ के आ गया, तो मुझे हंसी के दौरे पड़ते। तो अमरीश जी को बड़ा मजा आता था, इसको हंसाओ, इसको हंसाओ। जोक सुनाते थे। तो मेरी एक ड्यूटी थी, देवेंद्र वर्मा साहब एक एक्टर होते थे जी, जी। जिनको आप जानते होंगे, अशोक कुमार साहब के वो दामाद थे। वो चेंबूर में आते थे, पूना में रहते थे, चेंबूर आते थे। तो मेरी ड्यूटी थी टैक्सी में उन्हें लेके आना और टैक्सी से उन्हें छोड़ के आना। प्रोडक्शन पैसे देता था। तो देवेंद्र दा जब आते थे तो मैं जाता था, तो वहाँ अशोक कुमार साहब होम्योपैथी के डॉक्टर हो गए थे। तो हाफ पैंट पहन के वो पानी दे रहे होते थे, कुछ मरीज बैठे होते थे और वो बोलते थे, अरे चाय पियोगे? तो इतने में आ जाते थे देवेंद्र दा, ये पिएगा क्यों, ये तो पिलाएगा। और वो बैठते थे टैक्सी में। टैक्सी जैसे ही सायन से राइट टर्न लेती थी, गुरु कृपा एक रेस्टोरेंट है, जानते हो गया, फेमस। जी। उसके बगल में एक चाय की दुकान थी, आलोक मियाँ चाय और 2 जीरा वाला बड़ा बिस्किट गोल। तो ₹1.40 हमारे लगते थे। वो जाते थे, गोल वाला जीरा वाला बिस्कुट डुबा के खाते थे, पूछते भी नहीं थे हम। और खुद ही मैं 1.40 और दे के आता था और फिर उनको ले आता था। तो उनको भी बड़ा शौक था कि आलोक को जोक सुनाएगा। तो जब भी शॉर्ट रेडियो, हमारे डायरेक्टर थे गुड्डू धनोआ साहब या असरानी जी, बोलते थे, हाँ जाओ इनको बुला के लाओ, तो ये लोग मुझे जोक सुनाने में बिजी होते थे। तो उनका 5 मिनट 10 मिनट गुजर जाए तो गुड्डू जी भड़कते थे कि तेरी वजह से सारी मेरी शूटिंग रेडी हो रही। और एक बार दर्शन जी गए, तो अमरीश जी बोले, नहीं लोग को भेजो, उसके बाद ही जो है मैं शॉट देने आऊंगा। अब गुड्डू बोले, जा घुस जा अमरीश जी में, सुन 4 जोक और हमारी वाट लगा तू। तो उन लोग के साथ एक किस्सा था। मतलब अमरीश जी या और भी बहुत से ऐसे लोग, जो असरानी जी या इन लोग, इतना मतलब क्लोज थे एज ए ह्यूमन कि आपको बड़ा मजा आता था। जो आज की तारीख में नहीं होता, सब बैल में घुस जाते हैं, ये करते हैं, पहले ऐसा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा आलोक जी, फिल्म सेट्स पर तो बहुत ही मजेदार चीजें होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा फनी या क्रेजी इंसिडेंट जो आपको याद हो और जो आप आज भी बार बार याद करते हैं। हाँ हाँ, देख एक्चुअली फनी से ज्यादा अफसोस होता है वो किस्सा देख के कि हमने एक फिल्म थी तुमको ना भूल पाएंगे, तो उसमें एक गाना था, क्यों खनके तेरी चूड़ी क्यों चमके तेरी बिंदिया। तो उसमें जो कोरियोग्राफर थी वो फराह खान थी। तो फराह खान जी गई और सेट पे, और उनका ये था कि भाई मैं बड़ी बिजी हूँ, तो जब सेट लग जाएगा मैं डायरेक्ट उस दिन आऊंगी, तो मुझे कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो उन्होंने आर्ट डायरेक्टर को बुलाया, बहुत सीनियर आर्ट डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बाद में समझ ही जाओगे। तो उनको बुलाया, बोला दादा अपने को एक मस्त यहाँ पे सेट चाहिए, अरेबियन सेट चाहिए, आप बनाओ। उन्होंने बोला डार्लिंग तुम जाओ, मैं सेट बना के देता हूँ। अब कट टू नेक्स्ट 7 दिन बाद जब सेट लग गया चेंबूर आरके स्टूडियो में, तो मैं और पंकज पराशर साहब की एंट्री हुई और अंदर से फराह की बड़ी बड़ी हैवी हैवी गालियों की आवाज आ रही थी। तो पंकज बोला, जब भाग के देख क्या हुआ। मैं अंदर गया तो फराह खड़ी थी और मैं भी शॉक, मेरा भी नजर ऐसे वैसे घूम रही थी। फराह बोली, देखा तूने क्या बना के दिया है? मैं कहा हाँ। तो पूरी ड्रेस पूरा वो सब बर्बाद हो गया। तो बुलाओ दादा को, किधर है? तो दादा आए, बोले हाँ मेरी डार्लिंग क्या हाल है, क्या लग रहा है सेट का? बोले मैंने आपको क्या बोला था? बोला डार्लिंग तूने बोला था एक मस्त कैरेबियन सेट लगा के दे। अरे मैंने अरेबियन बोला था, कैरेबियन लगा दिया तुमने। वो पूरी ड्रेस बर्बाद हो गई, चूड़ी झुमका टिकिया सब थी, गाने के बीच में वर्डिंग है, क्यों छन के तेरी चूड़ी क्यों खन के तेरा कंगना, अब क्या होगा? तो बाद में सब एक्टर को पता चला कि ऐसा हो गया। तो सलमान ने बगल से वो जा रहा था फाइटर, तो मैंने बोला क्या हुआ, क्यों टेंशन? मैं कहा वो कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम, अरे इसकी लेते रहे, इधर आ। उसकी कॉस्ट्यूम उतारी, सलमान ने अपनी डाल ली, अपनी टी शर्ट उसको दे दी फाइटर को, और वो पूरा गाना हम लोगों ने
कुछ अजीब ही माहौल में खत्म कर दिया। थॉमस शेल्बी कैमरामैन थे कि चलो खत्म करो। तो आप गाना देखेंगे तो वो गाने की वर्डिंग कुछ और है, लेकिन उसमें ना बिलिया है, न कुछ है, न कुछ है। अरेबियन का करेबियन हो गया। डाल ऐसे पानी। हाँ, डाल पानी। हाँ, बड़े बड़े ऐसे किस्से होते हैं कि घटना कुछ घट जाती है। एक सुमन रंगनाथन जी एक एक्ट्रेस थी, जी, तो उनको रोमन में लिख के दिया। आजकल हर हीरोइन ज्यादातर रोमन में पढ़ती है, हिंदी पढ़ना बहुत कम लोगों को आता है। तो उनको दिया कि मेरा भाई तेरी खबर लेने आया। तो उन्होंने डायलॉग बोला कि मेरा भाई तेरी कबर लेने आया। तो बोला कि नहीं, कबर नहीं, KHAR है, KABAR नहीं, खबर। ऐसे बहुत से होते रहते हैं। बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ। ये तो कमाल की कहानी थी। फिल्म सेट्स पे सरप्राइजेस हमेशा रहते हैं। अच्छा, जैसे आजकल तो बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, खासकर से राइटिंग और डायरेक्टिंग फील्ड में। तो आपके हिसाब से एक न्यू कमर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली इंडस्ट्री में कोई रूल एंड रेगुलेशन, कोई IAS का एग्जाम जैसा तो है नहीं जी, कि आप सर्टेन तैयारी करके आए, इस तरीके से आए। हर आदमी को लगता है कि मैं आपसे बेहतर हूँ। क्या होता है कि अकल उधार नहीं दी जा सकती। आप गाड़ी दे सकते हो, घर दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो। आजकल तुम सुनने में आया कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी उधार मिलते हैं, है ना? लेकिन अकल उधार नहीं दी जा सकती। जी, जी, लोगों को खुद को जज करने की जो काबिलियत है कि देखिए, राइटिंग एक टैलेंट है, हाँ। लेकिन जो फिल्मी राइटिंग है वो टेक्निकल है। ठीक है, तो आप कहीं एडमिशन ले सकते हो, सीख सकते हो, कोई आपको बता सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप सीख के आए हो वही इम्प्लीमेशन आप यहाँ पे करो। नॉट नेसेसरी, क्योंकि कई बार नेचुरली निकलता है, कई बार वो होता है। अच्छा, आप अगर बॉम्बे से बाहर पैदा हुए हो, जिसको इस शहर के बारे में पता है, तो सबसे पहले मजबूरी तो ये है कि साहब आप इस शहर में आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे वो करेंगे। और फिल्म लाइन के अंदर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आप या तो किसी के रिश्तेदार हो, किसी के थ्रू जाओ, किसी को जानते हो, और फिर वहां जाके आपको अपना टैलेंट साबित करना है। तो टैलेंट दिखाने का मौका भी बार बार तो मिलता नहीं है आपको। जी, और उससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम खुद को खुद से मान के आते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड है, अगर हमें नहीं लिया तो इंडस्ट्री का लॉस है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री का कोई लॉस नहीं है। आप आओ, आप सीखो, आप असिस्टेंट लगो, आप किसी के साथ काम करो, आप आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ो, लेकिन उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर कल ही सब हो जाना है, परसों हो जाना है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि किसी ने डांट दिया माँ बाप ने, या किसी दोस्त ने, या किसी ने कमेंट पास कर, हम उसको दिखा देंगे कि हम बन सकते नहीं। आप अपने लिए बनो और अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, और डेली काबिलियत पैदा होती है। हम लोग को अभी भी लगता है कि बहुत से लोग ऐसा काम कर गए हैं कि हम भी सीख ही रहे हैं, और राइटिंग को देखते हैं, उस चीजों को देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, तो हमें लगता है हमें तो कुछ नहीं आता यार। भले हम 10 लोगों को जानते हैं, हमें मौका मिल रहा है कि हम काम कर सकें, मगर हमें लगता है कि वो लोग बहुत जीनियस, वो लोग को बहुत काम आता था, हमें उसका 5% भी नहीं आता। तो सीखते रहने की जो हैबिट है, हमें आता है, हमें आ गया है, दोनों में बहुत फर्क है। और सीखता तो आदमी जिंदगी भर है, और किसी से भी आप सीख सकते हो, छोटे आदमी से भी सीख सकते हो, बड़े से। तो एक्सेप्टेंस बड़ी होनी चाहिए, सब्र बड़ा होना चाहिए, और रिजेक्शन फील करने की ताकत होनी चाहिए। यहाँ पे लोग रिजेक्शन फील नहीं कर पाते, तो रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। 50 जगह से आप रिजेक्ट हो गए, और लगातार हो सकता है 50 बार रिजेक्ट हो जाओ, फिर आप जो है गाली देना शुरू हो गए, मैं तो बड़ा टैलेंटेड था, इन्होंने मेरा टैलेंट नहीं पहचाना। नहीं, ऐसा नहीं, आपके अंदर ही कोई कमी थी, उसको पूरा करो। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि आप 100 बार रिजेक्ट होते हो और 101वीं बार आपको चांस मिल जाता है, वो जो आप ड्रीम भी नहीं करते हो, वो चांस आपको मिल जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वी हैव टू बी रेडी फॉर तो दैट। हम ऐसा मान के चलते हैं कि भगवान ने 101वीं बार में लिखा था, हम 100 बार में हार के वापस ट्रेन पकड़ के जा रहे थे, तो 101वीं बार हुआ। एग्जैक्टली। बस आपके हिसाब से सक्सेस के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है इंडस्ट्री में? एक्चुअली ऐसा कोई फॉर्मूला होता, मुझे पता होता तो खुद भी बहुत सक्सेसफुल हो गया होता, मैं खुद भी नहीं, बट सक्सेस पाने का नहीं, रुकने का फॉर्मूला है कि आपको हर चीज के ना रिएक्ट नहीं करना है। जैसे हम लोग किसी एक्टर के साथ तो बड़ा रिएक्शन दुनिया को देते हैं कि अरे आई नो हिम, अरे आई नो दिस, अरे आई नो। ऐसा नहीं हो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना? तो आपके अंदर वही बात जो अभी मैं श्रद्धा जी से कह रहा था कि एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, कि आप धैर्य रखो, है ना? जी, जी।
दूसरे का देख के हैरान मत हो, भगवान आपको भी देगा, परेशान मत हो। तो वो एक थॉट है कि आप अपना काम रोज करो और ये मत सोचो कि इस काम को मैं कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। करेक्ट। आप अपना काम रोज सीखो, रोज लगे रहो। कोई एक दिन कोई एक दिन आएगा। तो प्रेम चोपड़ा साहब ने मुझे बोला था, और ये बड़ा फेमस शेर भी है उनका, कश्ती तूफान में घिर के संभल सकती है, क्षमा बुझ के वापस फिर जल सकती है, गम न करे दोस्त तकदीर का क्या है, किसी भी दिन बदल सकती है। हाँ, क्या बात है। तो एक दिन ही चाहिए सब कुछ बदलने के लिए। उसके लिए आपको होल्ड रखना, अपने को पॉलिश करते रहना और दूसरों से सीखते रहना जो आपसे बेहतर है, वो बहुत जरूरी है। 3 चीजें मुझे लगता है आपको जरूरी है। बेसिकली वो बोलते हैं ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। करेक्ट करेक्ट। हार्ड वर्क, बट इंटेलिजेंटली सुन के समझ के कि कहाँ हार्ड वर्क करना है, कहाँ नहीं। जहाँ पानी मिलेगा वहीं खोदें, उसके बगल में खोदेंगे तो फिर शायद खोदते ही रहेंगे। सही बात है। आपने दबंग में काम किया है, बॉडीगार्ड में काम किया है, डेविड साहब के साथ काम किया है, प्रभुदेवा सर के साथ काम किया है। इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत इंटरेस्टिंग। सबके अलग अलग गुण हैं। कोई धनिया है, कोई अदरक है, कोई मिर्ची है, कोई नमक है। सबके अपने अपने गुण है और सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। लाइक डेविड साहब और प्रभुदेवा और ये लोग जो है, उनका जो पैशन है अपने काम के लिए ना, कि वो रात को 1:30 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे आपको फोन कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे आप सो रहे या क्या। उनको काम है तो वो आपके 24 घंटे, तू जाएगा नहीं, तू यहीं बैठ, वाई आलोक, वाई यू आर गोइंग, सिट हियर ना। और दे टॉक, कोई भी चीज होती है तो दे आस्क, दे टॉक। तो उस कन्वर्सेशन से ही आंसर निकलते हैं। तो उनका जो पैशन है देख के लगता है कि इन लोग के पास तो पैसा भी है, इनके पास सब कुछ है। तो दबंग के दौरान प्रभुदेवा सर, जैसे उनको थोड़ा हिंदी का वो था, बट वो हिंदी समझना शुरू हो गए। और डेविड साहब को ये लगता है कि सीन लंबा हो रहा है, बस सीन लंबा होने लगता है और एक्टर खराब करे तो उनको तो जरा भी बर्दाश्त नहीं है। वो तो मतलब पैनिक हो जाते हैं, कट 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 कट, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा। उनको सब पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वर्क करेगा। उसके लिए ही कैन क्रॉस द लिमिट। जितना इंपॉर्टेंट हो, ये नहीं चाहिए हटा, वो नहीं चाहिए हटा, ये हटा, इसका एक क्लोज ले। तो एक बार ना मुझसे शादी करो के दौरान में एक कुत्ता आया हुआ था छोटा सा, और वो कुत्ता कुछ काफी अच्छा पर डे ले रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, भौंकता उगता नहीं था। तो अक्षय कुमार का शॉट चल रहा है और डेविड साहब को उस कुत्ते पे बड़ा गुस्सा था कि साला इतना पैसा ले रहा, भौंक भी नहीं रहा। तो अक्षय कुमार का रनिंग शॉट था, अचानक कुत्ता भौंकने लगा। तो अचानक डेविड सर बोले, इसका शॉट ले, इसका शॉट ले, इसका शॉट ले। तो अक्षय बोला, अरे मेरा शॉट छोड़ के उसका ले। अरे बोले, ये बोल तो रहा है कम से कम, तू तो कभी भी बोल लेगा। तो उसका शॉट ले लिया, कुत्ते का भाव भाव भाव। तो वो उन लोग का अंदर का जो वो है ना कि करो। प्रभुदेवा को हमेशा लोग बोलते थे प्रोडक्शन वाले, "सर, सलमान सर आ गए, सलमान सर।" बोले ठीक है आएंगे, हम ये शूट करें, जैसे ही आएंगे हम, सर बोलिए। तो वो बोले वो उनकी टेंशन नहीं है। तो वो तो मेंटली टेंशन फ्री होते हुए भी सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं को रहता है। तो सब सीखने जैसा है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपको किस डायरेक्टर के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया और किस डायरेक्टर को आप सबसे ज्यादा आइडियलाइज करते हैं? एक्चुअली किसी एक के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, सारों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है। जैसे असरानी जी अगर एक डायरेक्टर थे, मैं कहूँ तो पूरे सेट पे सब लोग इतने खुश रहते थे कि हम मतलब बिगैर पैसे के उनके पास जाने के रेडी थे कि वो कुछ बोल रहे हम हंस हंस के गिर जाते थे। तो उनके अंदर एक क्वालिटी थी। पंकज पराशर साहब थे, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि हाउ टू कमांड। प्रभुदेवा के अंदर जो पैशन है और नजरें हैं कि वो एक्टर से हटती नहीं। और डेविड साहब सबको देख रहे होते हैं एक ही बार में, हर चीज उनके दिमाग में चल रही होती, कटेगा कैसे, ये करेगा कैसे, इसके बाद में क्या करूंगा, वो सिर्फ उनको पता होता है। तो सीखने जैसा हर किसी से है, पर डेविड धवन एक पूरे कमर्शियल एस्पेक्ट में डेविड सर एकदम करेक्ट उतरते थे कि जिनको सिनेमा का आगे पीछे दाएं बाएं सब पता था। तो वो कभी अपने काम में वो नहीं करते थे, हालांकि कोई नहीं करता, बट उनके अंदर ये था कमर्शियली इसको कैसे और अच्छा बना दे। और एक्टर से लड़ने की क्षमता डेविड साहब से अच्छी किसी की नहीं है। तुरंत लड़ जाते थे, हाँ तू कर ले, तू 45 फिक्रे की है, तू नहीं। वो उनका है। मतलब वो आपके फेवरेट थे? हाँ, मगर अगर एक्टर हैंडल और सिचुएशन हैंडल तो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। डेविड साहब के सेट पे हमेशा एक कॉमेडी वाइब रहती है। आपके साथ कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ है, उसके बारे में बताइए ना। डेविड साहब के साथ क्या होता है कि वो फनी आपको लगता है, वो खुद बहुत टेंशन में रहते हैं। सॉरी। एक बार क्या हुआ,
एक गाना है ओकेंदी पॉ 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 पॉप दी जय मकेंदी। तो हमारे जो कोरियोग्राफर साहब थे उन्होंने कुछ 2-3 लॉन्ग शॉट लगा रखे थे। तो डेविड साहब ऐसे मेरे साथ पास पास बैठे बोलते हैं कि यार एक एक्टर 10 करोड़ ले रहा है, एक 5 करोड़ ले रहा है, 15 करोड़ का एक्टर की टांगे दिखाई जा रही है, कोई मतलब तो है नहीं। इन लोगों का मुंह का क्लोज होना चाहिए गोविंदा और सलमान का। तो वो चिढ़ के उठे और बुलाए उसको कोरियोग्राफर को, बोले देख तू जो लॉन्ग लॉन्ग शॉट लगा रहा है, 50 रुपए का गमला, 300 रुपए की झाड़ू, ये जो फ्लावर और ये सब डेकोरेशन दिखा रहा है, 10 रुपए का गुलाब, इससे पिक्चर नहीं चलेगी। जो 15 करोड़ के दो खड़े इनका क्लोज मार और खुद क्लोज लगाया और दोनों को छोड़ दिया, सलमान सर को और गोविंदा को, कि करो। अब वो कहती पौ पौ पौ, सलमान अपने स्टाइल, गोविंदा पौ 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 अपने स्टाइल। उन्होंने आधा गाना उसी से भर दिया पूरा। बोलते अब समझा, कोई भी शॉट लगे पौ 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 क्लोज में डाल दे कहीं भी। बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। तो उनके साथ ये रहता है कि कोई भी चीज कुछ होती है तो देखते रहते हैं एक्टर को कि इसका नेक्स्ट मूव क्या है। तो जैसे सीन होता है, हर एक्टर का अपना एक कंसीव करने का तरीका है। वो सीन लेके जाते हैं कि हाँ जरा पढ़। अब पढ़ रहा है तो एक्टर बोर होने लगता है, अरे यार वही है, फिर सेम चीज, फिर वही। तो एक्टर को लाइन तो बोलते हैं अच्छा ये सब छोड़, तू क्या बोलेगा पहले बता तू ये बोलेगा, फिर बोलेगा अब तू रे थिएटर में कुर्सियां तोड़वाएगा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। लोग एक काम कर, अभी ये लाइन भी बोल साथ में। और उसकी लाइन वो कब उड़ा देते हैं, कब अपनी लाइन कन्विंस करा लेते हैं, ये गेम के मास्टर खाली वही है। जो मनमोहन देसाई कभी किसी टाइम पे थे कि एक्टर से कैसे काम निकालना है, वो उनके अंदर वो तो है। ये किस्से तो गोविंदा जी के साथ या सलमान के साथ तो ऐसे हजारों किस्से हैं कि जो बात कुछ और ही चल रही थी, सीन कुछ और ही दिशा में जा रहा था, किसी और ही दिशा में चला गया। बट इट्स ऑल डिपेंड कि लोग इंटरटेन होते रहे। हाँ, मुद्दा सॉल्व हो गया। मुद्दा सॉल्व होता है उसमें। आलोक जी, किस तरह की फिल्में बनाना पसंद है आपको? मुझे ऐसे ना रियल लाइफ में ना मुझे थोड़ा थोड़ा हंसी बहुत ज्यादा पसंद है, थोड़ा सा फनी आदमी हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है यार, दुख तो है ही है, सबके दुख हैं। और दुख भी ऐसी चीज है कि अगर हम सब आपस में सारे दुख टेबल पे रख देना, तो एंड में जाते समय आप अपना ही दुख उठा के लेके जाएंगे, मेरा दुख नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको अपने दुख का हल भी पता है। तो मेरा ये कहना है कि किस तरह का सिनेमा हो कि लोग थोड़ा खुश रहें। खुश होके हाँ, दुख तो सबके पास अपने हैं ही है, खुशी कहीं से बाहर से अगर हम उन्हें दे सकें। तो मुझे ऋषिकेश मुखर्जी, राजू हिरानी साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर इस समय, जो बात को बड़े आसानी से कह देते हैं कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको हंसी भी आ जाए। तो एक फिल्म थी न घर के न घाट के, जो मैंने लिखी थी और को डायरेक्टर भी था उसमें। तो उसमें मैंने कोशिश की थी कि एक सिंपल बात को मैं आप तक हंसते हुए पहुंचा दूं, बेसिकली कि कागज का क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में, कि हम तो रिश्तों को दिलों में रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिश्तों को कागज पे रखती है। कि आपके साथ इनका रिश्ता है, मुस्कान का एक रिश्ता है, मुझे अपनी वाइफ के साथ एक रिश्ता है, तो गवर्नमेंट पूछेगी कागज पे क्या रिश्ता है आपका। तो उस मुद्दे पे एक फिल्म थी। बहुत जो अच्छी फिल्म थी वो। हाँ, कि आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट एंडिंग। और अब मेरे बीच में एक दो लोगों से मनमुटाव भी थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई नाराज हो, तो मैं उनसे माफी मांगने गया तो ये बात मैंने बोली, अगर देखो सर, किसी भी दिन हो सकता है अगले दिन ना उठे, और जब आदमी का एंड आता है ना, तो अब कभी नहीं बोलते कि अरे यार मुझे वो ट्रॉफी मिली थी सोने की, जरा ला के दिखा दो, मैंने एक मर्सिडीज खरीदी थी दिखा दो, मैंने एक बंगलो लिया था दिखा दो, या मेरे कितने जीरो हैं हमारे उसमें पासबुक में दिखा दो। लास्ट में हम हमेशा यही बोलते हैं कि यार उस आदमी को बुला दो, उससे एक बार मैं माफी मांग लूँ, या उसको मैं माफ कर दूं, तो एंड में तो छोड़ के रिश्ते ही जाना है। प्रॉपर्टी तो ये उसका कोई वैल्यू तो है नहीं। तो इस तरह से हमारी जिंदगी है कि लोग खुश रहें, एक दूसरे से शिकायतें तो होती रहेंगी जब तक जिंदगी चलेगी, सगे भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, तो बाकी तो राजू हिरानी और ऋषिकेश मुखर्जी ने रिश्तों को बहुत अच्छे से समझाया। तो रिश्ते समझने वाली कॉमेडी या कोई भी ऐसी फिल्म मुझे बहुत दिल के करीब होती है। चलिए आलोक जी, अब आपके साथ एक फन रैपिड फायर करते हैं। आप रेडी हैं? यस यस यस। तो ये क्वेश्चंस होंगे, आपको बिना सोचे जल्दी जल्दी जवाब देना होगा, ठीक है? फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस? रेखा जी। एक फिल्म जिसे आप लिखना चाहते थे पर किसी और ने लिख दी। दीवार। एक डायरेक्टर जिनके साथ काम करना आपका सपना है। राजू हिरानी।
सबसे टैलेंटेड न्यू कमर जो इंडस्ट्री में आया रिसेंट इयर्स में। एक्टर और डायरेक्टर? न्यू कमर, एक्टर। एक्टर हाँ। रणबीर कपूर। ओके। अगर आप राइटर डायरेक्टर नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेट के कमेंटेटर होता। ओह। एक मूवी जिसे आप बार बार देख सकते हैं। एक नहीं, ऐसी कम से कम 100 मूवी जिसे मैंने 100 बार देखा हुआ है और थिएटरों में जाके देखा है, और अभी भी लगी होती तो मेरा हर काम डिले हो जाता है, जबकि वो पिक्चरें मैं देख लेता हूँ। कौन अमर सी? अकबर एंथोनी हो, आनंद मैंने 100 बार देखी है, अमर अकबर एंथोनी, सत्य पे सत्ता, लम्हे और पड़ोसन, ये सब मैंने गिना ही नहीं, अनगिनत टाइम। पर कोई एक पिक करिए, कोई एक तो बहुत फेवरेट होगी ना आपकी। आनंद। आनंद, या नाइस मूवी। आपके हिसाब से बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड राइटर कौन है? कादर खान। ट्रू ट्रू। एक एक्टर जिसके साथ अभी तक काम नहीं किया पर करना चाहते हैं? दीपिका पादुकोण। ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब बॉलीवुड इन योर आईज। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल प्लेस। ओनली आपको सही रहना, इंडस्ट्री अपने आप सही रहती है। वाह अलग जी, आपने सच में बहुत ही धमाकेदार आंसर्स दिए, मजा आ गया है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया, इतना टाइम दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, घर में तो मिलता नहीं, तो इसके लिए डॉक्टर बोलता है कि आप थोड़ा बोला करो, तो आपने स्टूडियो में बुला के हमें मौका दिया कि मैं बोल सकूं। नहीं, हमें भी बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड होगी इस इंटरव्यू को देखने के बाद। सर एक फाइनल क्वेश्चन, जो लोग राइटर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ गोल्डन एडवाइस आपकी तरफ से? बस हिंदी पढ़ो, हिंदी सीखो, रोमन में मत करो, क्योंकि रोमन हमारी भाषा नहीं है, रोमन रोमन्स की भाषा है, हमारी भाषा हिंदी है। तो आप हिंदी के जितने भी चीजें बोल के पढ़ो, फ्लुएंसी के Correct. साथ पढ़ो, और हिंदी लिखना सीखो। हिंदी की जो राइटिंग है ना, वो खत्म होती चली जा रही है। हम बगैर 4 उर्दू लगाए, फारसी लगाए, इंग्लिश लगाए, हम एक सेंटेंस नहीं बोल पाते। हमारे हर उसमें शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू, और उर्दू कोई मतलब बाहर की भाषा नहीं, उर्दू मेरठ से निकली हुई भाषा, आप उसको यूज करो। तो हिंदी फिल्मों के लिए लोग रोमन में लिखते हैं, इंग्लिश में सीन डिस्कशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखी जाती है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे हमेशा लगता है कि हिंदी एक ऐसी चीज है जिसको तरजीह दी जानी चाहिए, जिसको आपको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। करेक्ट। और हिंदी का महत्व जितने लोग समझेंगे, उतना ही एक्टर भी अच्छा होगा, उतना ही राइटर भी अच्छा होगा, उतना ही डायरेक्टर भी अच्छा होगा, अगर मैं हिंदी में सोच सकता। नहीं तो खबर खबर बन जाती है। हाँ, नहीं तो खबर खबर बन जाएगी और बहुत बन जाएंगे। मेरे याद एक लास्ट में आपको सुनाता हूँ किस्सा, माफ कीजिएगा, सैफ अली खान साहब। तो सैफ अली खान साहब हमारे साथ शूट कर रहे थे, पिक्चर का नाम था उड़ान, और सरानी के डायरेक्टर थे, और हम लोग शूट कर रहे थे ये अपना सीरॉक होटल जो पहले था, अभी ताज लैंडसैंड उसके सामने। तो ताज लैंडसैंड के आगे ना एक फोर्ट है पुराना टूटा हुआ, तो वहाँ हमारी एक पिक्चर थी उड़ान। तो उसमें सैफ, रेखा जी, मधु, ये लोग थे। तो पहले दिन सीन था, तो वो आते हैं सैफ, और सामने से मधु आती है, और उसमें होता ये है कि सैफ के हाथ में पेपर है, और उनके शायद नौकरी नहीं मिल रही है, उनके फादर की नौकरी छूट गई है, उनकी बहन की शादी फिक्स नहीं हो रही है। तो मधु बोलती क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मेरे फादर की नौकरी नहीं, मतलब मेरे फादर की नौकरी छूट गई, मुझे मिल नहीं रही है, मेरी बहन की शादी फिक्स नहीं हो रही है, मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं, और वो पेपर उड़ा देते हैं। ये शॉट। तो सैफ जी बोले, है जाओ सिखाओ। तो मैं गया उनको, मैंने बोला कि सैफ ये 4 लाइन, वाज वेरी इनोसेंट पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। सैफ सेड वाओ, लाइन्स ओके, आई एम वेरी गुड इन दैट, टेक इट। तो स्टार्ट साउंड रोलिंग कैमरा एक्शन शुरू हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे फादर के नौकरी नहीं है, मेरे नौकरी छूट रहे हैं, और मेरी सिस्टर का मैरिज फिक्स नहीं हो रहे हैं, और मेरी आंखों में कभी कभी बीबीसी के आंसू आ जाते हैं। तो सारी जी बोले अरे कटे, इनकी आंखों में बीबीसी के आंसू आ रहे हैं, प्रोड्यूसर की आंखों में बेबसी के आंसू आ रहे हैं। तो बेबसी तो समझा, तो बीबीसी समझा क्या है। तो ऐसा होता रहता है। सो सॉरी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ विशेस, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सच में आलोक जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपने जो इनसाइट्स दिए वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं सबके लिए जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। वाकई बहुत मजा आया। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़
ओका सब्सक्राइब करा, ओका देखा, ओका शेयर करा और मजा ले अपनी जिंदगी में, जानला। हाँ। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल देन कीप वॉचिंग। लाइट्स कैमरा मस्ती।